मैं कोमल आप सभी भैया बहनों का जो है आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जो है पर्यावरण विषय के अंतर्गत अध्याय 1 विश्व की समझ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी अपने इसमें 1-2 क्लासें हुई है। तो पहले अपन ने इसके अंतर्गत पढ़ा था, परिवार के बारे में अपन ने जाना था। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। तो एकल परिवार किसे कहते हैं? ऐसे परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। और एकल परिवार में बच्चों की देखभाल केवल माता पिता ही करते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो ऐसे परिवार जिसमें माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची एवं बुआ जो अविवाहित है, ये सभी मिलजुल कर रहते हैं और इनके बच्चे, इनको जो है संयुक्त परिवार कहते हैं। किसे कहते हैं संयुक्त परिवार? ऐसे परिवार जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मम्मी पापा और उनके बच्चे तथा अविवाहित जो बुआ है वो रहती है, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इस प्रकार परिवार के 2 प्रकार अपन ने पढ़े थे। परिवार, इसके बारे में अपन ने भी जाना था कि संयुक्त परिवार जो है एकल परिवार में क्यों बदल रहे हैं, इसके क्या कारण हैं। तो इसके कारण के बारे में भी अपन ने जाना था। तो कई सारे कारण अपने सामने निकल कर आए थे, जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जो है संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जो है वह वहाँ से निकल जाते हैं और शहरों में जाकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। तो इससे भी जो है एकल परिवार में जो है बदल जाता है संयुक्त परिवार। गांव में रोजगार की कमी होती है, खाने कमाने के लिए भी कई सारे लोग जो है शहरों में आ जाते हैं। शहरों में कई प्रकार की उद्योग धंधे, काम, उन्हें रोजगार मिल जाता है। इसलिए भी जो है संयुक्त परिवार जो है एकल परिवार में परिवर्तित हो जाते हैं। जगह की कमी के कारण भी ऐसा होता है, विचारों का तालमेल नहीं बैठ पाता, इसलिए भी होता है। और कई बार ये भी होता है कि जगह की कमी महसूस करने लगते हैं संयुक्त परिवार में, तो फिर वह अलग से मकान बनाकर अलग रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी बातें अपन ने इसमें पढ़ी थी। अब अपना अगला जो टॉपिक आता है वह है गोद लेना क्या होता है। गोद लेना क्या होता है, इसको प्रश्न क्रमांक 1 भी मान सकते हैं अपन, या गोद लेना किसे कहते हैं। तो हम जान लें किसी रिश्तेदार या अन्य बच्चों को, अपने रिश्तेदार का बच्चा भी हो सकता है या किसी दूसरा कोई भी बच्चा हो सकता है, उसको कानूनी संरक्षण प्रदान करना। उसको जो है हम कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं अदालत के द्वारा, है ना। तो किसी रिश्तेदार या अन्य बच्चों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहा जाता है। गोद लेने के बाद फिर वह बच्चा वैसे रहता है जैसे हमारे बच्चे होते हैं, है ना। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव या असमानता नहीं बरती जाती, क्योंकि उसको कानूनी संरक्षण प्रदान होता है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका बनता है गोद लेना किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा किसी रिश्तेदार या अन्य बच्चों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। गोद लेने के बाद वह बच्चा उस परिवार का सदस्य हो जाता है, उसको अपन किसी भी प्रकार से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको कानूनी अधिकार प्राप्त होता है फिर आपके परिवार में रहने का। अगला प्रश्न है, यह है वंशानुगत और आनुवंशिकी किसे कहते हैं। वंशानुगत या आनुवंशिकी भी इसे कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो अपन इसको कह सकते हैं वंशानुगत किसे कहते हैं या आनुवंशिकी किसे कहते हैं। तो बच्चों के गुण या लक्षण एक ही बात है, गुण कह दो या लक्षण कह दो। तो बच्चों के गुण अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से और नाना नानी के गुणों से मिलते हैं। बच्चे जो होते हैं उनके गुण किससे मिलते हैं? माता पिता से मिलते हैं, दादा दादी से मिलते हैं
और नाना नानी से मिलते हैं। तो इन गुणों को जो है क्या कहते हैं, आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं, ये आनुवंशिकी गुण कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? किसे कहेंगे वंशानुगत या आनुवंशिकी किसे कहेंगे? बच्चों के गुण अपने माता पिता दादा दादी एवं नाना नानी से मिलते जुलते हैं, इसको हम जो है आनुवंशिकी कहते हैं। इन गुणों को जो है हम जो है आनुवंशिकी लक्षण या आनुवंशिकी गुण कहते हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु जो अपना है वह है वंशानुगमन। वंशानुगमन क्या होता है या वंशानुगमन किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर होना, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना या ट्रांसफर होना वंशानुगमन कहलाता है। ये कहलाता है वंशानुगमन, यानी कि एक पीढ़ी के गुण जो है उसके बाद वाली पीढ़ी में भी पाए जाते हैं, तो ऐसा इसको कहते हैं हम वंशानुगमन। वंशानुगमन के आनुवंशिकी के क्षेत्र में आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक का मतलब होता है पिता, यानी कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, एक वैज्ञानिक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर, किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए। किसने किए? ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग करके वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग करके वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है या अगला जो टॉपिक है वह है आनुवंशिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न भी आपका हो सकता है। आनुवंशिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो दो वैज्ञानिक है, ग्रेगर जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये दो वैज्ञानिक है जिन्होंने आनुवंशिकी के क्षेत्र में कार्य किया है। इसके बाद में अगला प्रश्न ये हो सकता है आपका, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? ये नोबेल पुरस्कार से डॉक्टर हरगोविंद खुराना को क्यों सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर यह है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। क्यों सम्मानित किया गया इसे नोबेल पुरस्कार से? क्योंकि डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे थे उन्होंने, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद में इससे आगे अपन जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।